वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, उसके हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेसिक लेवल से समझते हुए अपने पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल्ड में समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को समझने से पहले सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो अगर हम लोग एलिमेंट्स की बात करें तो जनरली हमारे एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलकर के बनते हैं, या आप लोग बोल सकते हो दे आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे कोई भी सब्सटेंस की जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो एलिमेंट कहलाती है। अब अभी तक की जो है 118 एलिमेंट्स की क्या हो चुकी है, डिस्कवरी हो चुकी है, जिसमें से 94 एलिमेंट्स आपके क्या हैं बेटा, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। मीन्स ये हमारे नेचर में पाए जाते हैं। वहीं पे जो आपके 24 एलिमेंट्स हैं आउट ऑफ 118, ये हमारे सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, या फिर हम लोग इनको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स बोलते हैं। इन एलिमेंट्स को जो है साइंटिस्ट ने लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया है। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या समझा कि जो एलिमेंट्स हैं ये आपके एक टाइप के एटम से मिलकर के बनते हैं, और जनरली हमारे एलिमेंट्स जो हैं दो तरीके के होते हैं। अब देखिए, इन्हीं एलिमेंट्स को जो है जब साइंटिस्ट ने इनकी सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे और इनके डिफरेंसेस के बेसिस पे अरेंज किया, तो साइंटिस्ट ने क्या पाया कि जनरली हमारे जो एलिमेंट्स हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज मेटल, दूसरा हमारा नॉन मेटल, एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। तो हम लोगों को इस चैप्टर में क्या करना है बेटा, हम लोगों को मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात करनी है और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखना है। तो देखिए, अगर हम लोग मेटलॉइड्स की बात करें तो क्लास 11th में और क्लास 12th की केमिस्ट्री में आप लोग इस मेटलॉइड्स वाले पोर्शन को बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ोगे। लेकिन क्लास 10th में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात करनी है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के बेसिस पर निकल के आया है, और अब हम लोग जो है इन्हीं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में खूब अच्छे तरीके से बात करेंगे। अब हम लोग जो है मेटल्स के बारे में बात करते हैं कि आखिर मेटल्स क्या होते हैं, फिर हम लोग जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग मेटल्स की बात करें तो ऐसे सभी एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो सारे एलिमेंट्स हमारे क्या कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं। अब देखिए, जो हमारी आउटर मोस्ट शेल होती है, मान लीजिए हमारे पास ये एक एटम है, इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, इस आउटर मोस्ट शेल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल भी बोलते हैं। अब इस वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स बेटा हमारे प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब यहाँ पे आपका एक्सेप्शन आ जाता है हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन जो होता है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन हमारा हाइड्रोजन जो है ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरीके से बिहेव करता है, तो इसीलिए क्या है, हमारा एक एक्सेप्शन है। अगर हम लोग मेटल्स के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सारे हमारे क्या हैं, मेटल्स हैं। अब अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो देखिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है बेटा। तो देखिए, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो ये हमारा मेटल हो गया। इसी तरीके से हम लोग कैल्शियम को देखते हैं। अब देखिए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है।
तो अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,8,8,2। तो देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा क्या है मेटल हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग सोडियम की बात करें तो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,8,1। तो देखो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया मेटल हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब मैंने आप लोगों को हाइड्रोजन के बारे में बता ही दिया कि हाइड्रोजन हमारा क्या है बेटा, हाइड्रोजन हमारा एक्सेप्शन है, ये हमारे मेटल और नॉन मेटल की तरीके से बिहेव करता है। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि जब हम लोग जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप लोग पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो आपकी पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके की होती है। अब इस पीरियोडिक टेबल में आपके 4 ब्लॉक होते हैं, एक आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एक आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एक आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और एक आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं एसपीडीएफ बोलते हैं। तो देखिए जनरली एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बेटा आपके नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका डायगोनल फॉर्म में ये रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे आपके कुछ मेटलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब मेटलॉइड्स आपके क्या होते हैं बेटा, आप बोल सकते हो कि मेटलॉइड्स आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। अब देखिए हमारा आता है डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बेटा आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, तो जब आप लोग क्लास 11th पढ़ोगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है बेटा, हम लोगों को मेटल्स के बारे में बात करनी है और नॉन मेटल्स के बारे में बात करनी है, और ये मेटल्स और नॉन मेटल्स आपकी पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स में और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लोकेट होते हैं। अब हम लोग जो है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो देखिए अगर हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड इन नेचर बिकॉज दे शो मेटेलिक बॉन्ड्स। तो देखिए जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं दे आर जनरली सॉलिड इन नेचर। ये किस तरीके के नेचर को शो करते हैं, ये सॉलिड होते हैं। अब ये क्यों सॉलिड होते हैं बेटा, क्योंकि ये आपके मेटेलिक बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि मेटेलिक बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो बेटा ऐसे बॉन्ड्स जो आपके मेटल्स के एटम के बीच में फॉर्म होते हैं, जैसे आपका सोडियम और सोडियम के बीच में अगर कोई बॉन्ड बन रहा है, कैल्शियम और कैल्शियम के बीच में कोई बॉन्ड बन रहा है, तो ये आपके क्या है मेटेलिक बॉन्ड्स हैं बेटा। तो जनरली आपके जो मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं बेटा, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं ये सॉलिड नेचर को शो करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बेटा एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन में हमारा क्या आ जाता है मरकरी। मरकरी जो है बेटा हमारा एकमात्र ऐसा मेटल होता है जो आपका लिक्विड नेचर को शो करता है, या आप लोग बोल सकते हो कि हमारा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो देखिए जनरली जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं बेटा दे आर हार्ड इन नेचर। ये कैसे होते हैं आपके, हार्ड होते हैं, ठीक है, ठोस होते हैं। एग्जाम्पल जिंक, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। तो ये सारे आपके कैसे होंगे बेटा, हार्ड होंगे। अब यहाँ पे एक्सेप्शन आपका क्या आता है बेटा, सोडियम और पोटेशियम। अब सोडियम और पोटेशियम आपके इतने ज़्यादा सॉफ्ट मेटल्स होते हैं बेटा कि ये हमारे नाइफ से भी कट जाते हैं। मान लीजिए हमारा ये सोडियम मेटल है, अब अगर आप लोग इसको नाइफ से कट करने की कोशिश करोगे तो ये बड़े आसानी से कट जाएगा। ये हमारे क्या कहलाते हैं, सॉफ्ट मेटल्स कहलाते हैं। अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं बेटा कि जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं ये सभी जो है लस्टर को शो करते हैं। मीन्स जितने भी बेटा हमारे मेटल्स होते हैं
इनके पास क्या होती है, खुद की चमक होती है, या आप लोग बोल सकते हो ये शाइन करते हैं। मीन्स दे हैव ए शाइनिंग सरफेस एंड हैव ए पॉलिश सरफेस। और आप लोग एक पॉइंट और ऐड कर लो कि जितने भी हमारे मेटल्स होंगे इनकी जो सरफेस होती है ये भी बहुत पॉलिश्ड होती है। ठीक है, तो मेटल्स आपके कैसे होते हैं, मेटल्स हैव लस्टर। अब लस्टरस क्या होता है बेटा, तो देखिए लस्टरस हमारे मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है, लस्टरस क्या होता है बेटा, हमारे मेटल्स की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, शाइनिंग सरफेस को शो करते हैं। अब देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा बेटा कि मेटल्स आपके क्या कर रहे थे, मेटेलिक बॉन्ड्स बना रहे थे, और मेटेलिक बॉन्ड्स में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये जनरली बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल आपका कॉपर ले लो, आयरन ले लो। अब यहाँ पे एक्सेप्शन आपके क्या हो जाएंगे बेटा, एक्सेप्शन में देखिए आपका मरकरी आ जाएगा, सोडियम पोटेशियम आ जाएगा, गैलियम और सीजियम आ जाएगा। तो ये जितने भी आपके मेटल्स हैं इन सभी का क्या होता है, इन सभी का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लो होता है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। अब देखिए जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, तो इनकी जो डेंसिटी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। अब डेंसिटी का मतलब आप लोग क्या बोल सकते हो कि जो पार्टिकल्स है कितने पास पास हैं। ठीक है, एक्सेप्शन में यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सोडियम और पोटेशियम। अब ये जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं बेटा इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। अब हम लोग जो है बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं कि मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। अब देखिए जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं बेटा ये सभी आपके क्या होते हैं, डक्टाइल नेचर को शो करते हैं। अब आप लोग सभी लोग पढ़ते आ रहे हो कि डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है। तो देखिए मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम लोग इनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर दें, दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो हमारे मेटल की उस प्रॉपर्टी को क्या बोल दिया जाता है, डक्टिलिटी बोल दिया जाता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे मेटल्स हैं इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट। अब ये जो हमारा गोल्ड होता है ये आपका बहुत ज़्यादा डक्टाइल एलिमेंट होता है। आप लोग अप्रॉक्स में अगर आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है तो आप 2 किलोमीटर वायर तक की बना सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा डक्टाइल एलिमेंट होता है। कॉपर और एल्युमिनियम के आप लोगों ने वायर्स देखे होंगे बेटा, तो देखिए यहाँ पे जो आपका वायर होता है कितना पतला सा होता है, तो इसकी भी डक्टिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन गोल्ड की कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। वहीं पे आप लोगों ने बेटा बल्ब देखा होगा, आप लोगों ने 10 रुपये वाला बल्ब देखा है जिसमें पीली वाली लाइट निकलती है। उसमें आपका जो बेटा फिलामेंट होता है वहाँ पे टंगस्टन वायर का यूज़ किया जाता है, वो भी हमारा क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें बेटा तो मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं बेटा, क्योंकि ये क्या करते हैं बेटा, अभी आप लोग देखोगे ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं तो इस वजह से क्या होते हैं बेटा, हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या आ जाएगा, सिल्वर, कॉपर और एल्युमिनियम। अब यहाँ पर भी बेटा जो हमारा सिल्वर होता है ये हमारा बेस्ट कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं मेटल्स की। तो देखिए जनरली जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं दे आर मेलिएबल इन नेचर। अब मेलिएबिलिटी क्या होती है, तो देखो मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जब हम लोग मेटल को बीट करें तो हम लोग इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर लें, तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। तो यहाँ पे जनरली जितने भी मेटल्स हमारे होते हैं जब हम लोग बेटा उनको हैमर से मार करके बीट करते हैं तो ये क्या करते हैं, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे बेटा आपका एक्सेप्शन क्या आ जाएगा,
तो देखिए सोडियम, पोटेशियम, जिंक और मरकरी। तो ये जितने भी आपके मेटल्स होते हैं बेटा, ये आपके मैलिएबल नेचर को शो नहीं करते, क्योंकि देखिए सोडियम और पोटेशियम हमारे क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं, ये तो नाइफ से कट जाते हैं। अब मरकरी आपका क्या होता है बेटा, ये आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम लोग बात करें जिंक की, तो देखो जिंक जो होता है बेटा हमारा, ये ब्रिटल होता है। अब अगर हम लोग ब्रिटलनेस की बात करें, तो ब्रिटलनेस का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस के ऊपर फोर्स लगाएं या हम लोग उसको बीट करें तो वो क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए। तो जिंक आपका जो होता है बेटा, अगर हम लोग इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये क्या कर जाता है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर जाता है। तो इसी वजह से भी हमारा क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं बेटा कि मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल। तो देखिए जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं बेटा, ये आपके हार्ड तो होते हैं लेकिन ये ब्रिटल नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग इनके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये आपके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन में देखिए मैंने आपको बताया था कि जिंक हमारा एक्सेप्शन होता है, ये हमारे ब्रिटलनेस नेचर को शो करता है। जैसे ही इसके ऊपर आप लोग फोर्स लगाते हुए क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। अब देखिए अगर हम लोग मेटल की लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। तो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं बेटा, ये सोनोरस नेचर को शो करते हैं। अब सोनोरस का मतलब क्या है बेटा, कि जब भी हम लोग जो है इनको हिट करते हैं, व्हेन वी हिट देम दे प्रोड्यूसेस ए साउंड। तो जितने भी हमारे मेटल होते हैं, अगर हम लोग उनको हिट करते हैं तो वो क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोगों ने क्या बोल दिया कि जो हमारे मेटल्स हैं दे शो सोनोरस नेचर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को? अब यहाँ से हम लोग जो है सोनोरिटी को भी समझ लेते हैं कि सोनोरिटी क्या होती है। तो देखिए मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बेटा हमारे मेटल्स क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, और दे आर बीइंग सोनरस कॉल्ड सोनोरिटी। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सोनोरिटी बोल देते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या समझ लिया बेटा, यहाँ से हम लोगों ने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब यहाँ से हम लोग जो है मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि हमारे मेटल्स जो हैं किस तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज को रखते हैं या शो करते हैं। तो अगर हम लोग पहली प्रॉपर्टी को देखें तो मेटल ऑलवेज फॉर्म कैटायंस, दैट इज पॉजिटिव आयंस। तो देखिए जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं ये हमेशा ही कैटायंस की फॉर्मेशन करेंगे। अब हम लोग एग्जांपल को देख लेते हैं कि किस तरीके से कैटायन बनाएंगे। तो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,8,1। तो देखिए बेटा इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या है, ये अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा कि नहीं कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा बेटा तो ये क्या होगा, आपके कैटायन की फॉर्मेशन करेगा। और क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो इस वजह से क्या करेगा, ये आपके मोनोवैलेंट कैटायन की फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं, दैट इज कैल्शियम। तो अगर हम लोग कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,8,8,2। तो देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि हमारा एटम कब स्टेबल होता है, जब आउटर मोस्ट शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। अब जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो देखिए इसने क्या बना दिया, Ca2 पॉजिटिव बनाया। तो देखिए जब कोई भी एलिमेंट आपके 2 पॉजिटिव चार्ज को शो करता है तो वो क्या कहलाता है, डाइवैलेंट कैटायन बनाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 13 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,8,3। अब जब ये आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो Al3 पॉजिटिव बनाएगा। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ट्राइवैलेंट कैटायन की फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ से आप लोग क्या बोल सकते हो कि जब कोई भी मेटल हमारे +3 चार्ज को शो करेगा तो वो किस तरीके के कैटायन की फॉर्मेशन कर रहा है,
वो ट्राईवैलेंट कैटायन बना रहा है। अब आप लोग साथ ही साथ एक चीज़ को और समझो कि जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। आपने अभी देखा कि मेटल्स ने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया और पॉजिटिव चार्ज को शो किया। तो इस वजह से जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को रखते हैं और यहाँ पे सब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि जनरली जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। ये क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को शो करते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो देखिए जब हमारे मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब ये मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं बेटा ये हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। ये हमारे रेड लिटमस को जो है ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ से हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। तो देखिए सोडियम जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। पोटेशियम जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। इसी तरीके से जब मैग्नीशियम हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बनाता है। तो ये जितने भी आपके ऑक्साइड्स हैं ये सारे क्या हैं, ये आपके मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। और मेटेलिक ऑक्साइड्स आपके कैसे नेचर को रखते हैं, ये आपके बेसिक नेचर को रखते हैं, ठीक है। और ये सारे ऑक्साइड्स जो होते हैं आपके वाटर में सोल्यूबल भी होते हैं। तो देखिए हमारा सोडियम ऑक्साइड था, जब हम लोगों ने इसको वाटर के साथ ऐड किया तो इसने क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। तो आप लोग एक चीज़ को याद रखिएगा कि जो भी हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये मेटेलिक ऑक्साइड्स को जब हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो ये क्या बनाते हैं बेटा, बेस की फॉर्मेशन करते हैं। ये आपके क्या बना लेते हैं, बेस बना लेते हैं। इसी तरीके से आप लोग देखिए पोटेशियम ऑक्साइड जो था आपका, इसने जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इसने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया जो आपका क्या था, बेस था बेटा। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आता है कि कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स आपके ऐसे होते हैं जो एसिडिक नेचर को भी शो करते हैं और बेसिक नेचर को भी शो करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ आपके फ्रेंड्स ऐसे होते होंगे जो यार आपके सामने तो आपके बहुत अच्छे होते हैं लेकिन आपके बैक में जो होते हैं बड़े बुरे बिहेव करते हैं आपके साथ। तो उसी तरीके से आपके कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स भी हैं, ये आपके एसिडिक नेचर को भी रखते हैं और बेसिक नेचर को रखते हैं, मतलब दोनों तरीके से बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, जिंक और अल्मुनियम। अच्छा अब ये जो आपके मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं जो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों को शो कर रहे हैं, इन सारे ऑक्साइड्स को एक नेम दिया गया, दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो देखिए ऐसे सभी ऑक्साइड्स जो आपके एसिडिक नेचर को भी शो करें बेटा और आपके बेसिक नेचर को भी शो करें, वो सारे ऑक्साइड्स हमारे क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो देखिए जिंक ऑक्साइड जो होगा हमारा, ये आपका जो है बेटा एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि जिंक ऑक्साइड जब हमारा एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा होगा तो ये खुद क्या होगा, ये बेसिक नेचर को रखेगा। और एक बार जिंक ऑक्साइड जब हमारा बेस के साथ रिएक्ट कर रहा होगा तो ये क्या रखेगा बेटा, एसिडिक नेचर को रखेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसकी रिएक्शन को देख लेते हैं। तो देखो जिंक ऑक्साइड बेटा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जिंक क्लोराइड को बनाएगा और यहाँ पे आपका वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एक्चुअल में बेटा ये जिंक ऑक्साइड आपका क्या था, बेस था और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या है, एक एसिड है। तो एसिड जब हमारे बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई कि नहीं हो गई। अब इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा जिंक ऑक्साइड है ये आपके एसिडिक नेचर को शो कर रहा है। तो देखो एसिड जब हमारा बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। तो जिंक ऑक्साइड जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम जिंकेट बनाता है।
और यहाँ पे हमारा वाटर रिलीज हो जाता है। अब हम लोग जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करते हैं। तो देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है बेटा, ये हमारा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा और वाटर की फॉर्मेशन करेगा। ठीक इसी तरीके से जब बेटा हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी ये बेस के साथ जो रिएक्शंस हुई हैं, एक आपका जहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है और एक आपका जहाँ पे सोडियम जिंकेट बन रहा है, ये रिएक्शंस आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और हर साल आपके एग्ज़ाम्स में कभी ना कभी इनको पूछ दिया जाता है, तो आपको इनको कन्फर्म पढ़ना है। अब हम लोग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को पढ़ते हैं, दैट इज़ एनोडाइजिंग। अब ये एनोडाइजिंग क्या होता है सर? तो देखिए एनोडाइजिंग क्या होता है बेटा आपका, एनोडाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है, एनोडाइजिंग आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, एल्युमिनियम मेटल के ऊपर, मान लीजिए हमारा ये एल्युमिनियम मेटल है, इस एल्युमिनियम मेटल के ऊपर जब हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर की फॉर्मेशन करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एनोडाइजिंग बोलते हैं। तो एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन एल्युमिनियम। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब ये लेयर आपकी क्या करती है बेटा, ये लेयर जो है आपके एल्युमिनियम मेटल को कोरोजन होने से बचाती है, एक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है। मीन्स आपका जो मेटल है वो कोरोडेड ना हो, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्मेशन कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा कि ये जो हम लोगों ने लेयर को फॉर्म किया है, ये लेयर को हम लोग और मोटा फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है उसको हम लोग और मोटा कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो कि जो हमारा एल्युमिनियम मेटल है वो हमारा फर्दर कोरोजन होने से बच सके। अब देखिए हम लोग जो है अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। क्या होगा जब हमारे मेटल्स जो हैं वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे? जनरली देखो हम लोग जो है अपने मेटल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारे वेरी रिएक्टिव मेटल्स हो जाएंगे, एक हमारे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हो जाएंगे और एक हमारे लेस रिएक्टिव मेटल्स होंगे देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से भी जो नीचे हमारे मेटल्स होंगे वो हमारे वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स होंगे। अब देखिए जो हमारे वेरी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो आपके कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब देखिए जो आपके मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो आपके स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। मीन्स जब हमारा वाटर गैसियस फॉर्म में होता है तब ये रिएक्शन को शो कर पाते हैं। और जो मेटल्स हमारे हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव होते हैं और ऐसे मेटल्स जो आपके वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस देन हाइड्रोजन, उनके साथ वाटर का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं बेटा, रिएक्शंस को देख लेते हैं। तो देखिए केस फर्स्ट हमारा क्या होगा, वेरी रिएक्टिव मेटल्स। तो देखिए मेटल्स जब हमारे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा, तो ये आपके मेटल हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं और यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अगर हम लोग बेटा रिएक्शन को देखें तो पोटेशियम जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में आपकी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो आप लोग यहाँ से डायरेक्टली क्या बोल सकते हो कि ये जो रिएक्शन होगी आपकी, ये आपकी एक्सोथर्मिक नेचर को शो करेगी। इसी तरीके से सोडियम जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और साथ ही साथ हीट एनर्जी लिबरेट करेगी। ठीक आपका बेटा कैल्शियम जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है कि आपका वाटर क्या है बेटा, कोल्ड फॉर्म में है और ओनली 3 मेटल्स, एक आपका पोटेशियम,
एक आपका सोडियम और एक आपका कैल्शियम, ये तीनों मेटल्स आपके इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये आपके कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन को शो कर देते हैं। अब नोट करके आप लोग बेटा एक पॉइंट और समझ लो कि ये सोडियम और पोटेशियम बेटा आपके बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं कि अगर हम लोग इनको एटमॉस्फेयर में फ्रीली छोड़ दें तो ये क्या कर लेते हैं, ये आग पकड़ लेते हैं, ये जलने लगते हैं। तो इस वजह से इन मेटल्स को क्या किया जाता है बेटा, इन मेटल्स को केरोसिन ऑयल में पुट करके रखा जाता है। अब हम लोग जो है बेटा सेकेंड केस को देख लेते हैं, जो हमारे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो देखिए मेटल्स जब हमारे स्टीम के साथ, जो हमारा गैसियस फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है, इसके साथ जब रिएक्ट करते हैं बेटा तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है और साथ ही साथ हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। तो देखो आयरन जब बेटा हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये Fe3O4 बनाता है। अब बेटा ये जो Fe3O4 होता है आपका, ये FeO प्लस Fe2O3 का क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग जो है आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड भी बोलते हैं। और यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। नोट करके आप लोग याद रखिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बच्चे गलत कर देते हैं कि वाटर जब भी हमारा गैसियस फॉर्म में आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये Fe3O4 बनाएगा, ना कि FeO और Fe2O3, ठीक है। और यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर जाएगी। इसी तरीके से जिंक जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक ऑक्साइड बनाता है, और एल्युमिनियम जब आपका बेटा वाटर के साथ रिएक्ट करता है गैसियस फॉर्म में तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड को बनाता है। और यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस एज ए बाई प्रोडक्ट क्या कर जाती है, रिलीज कर जाती है। अब देखिए अगर हम लोग थर्ड केस की बात करें बेटा, तो जितने भी हमारे लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं हाइड्रोजन से, जैसे कि लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया बेटा, ये आपके वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन को शो नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत लेस रिएक्टिव नेचर के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। अब देखिए मेटल्स जब हमारे बेटा एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और यहाँ पे एसिड्स की जब हम लोग बात करेंगे बेटा तो एसिड्स हमारे कौन से होंगे, मिनरल एसिड्स, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। तो देखिए मेटल्स जब हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग देख लीजिए बेटा कि जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है ये आपका क्या करता है बेटा, कुछ स्पेसिफिक मेटल्स के साथ ही रिएक्शन को शो करता है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे कि नाइट्रिक एसिड जो है कौन से ऐसे स्पेसिफिक मेटल्स हैं जिनके साथ रिएक्शंस को शो करता है, और आखिर क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से ये सारे मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो देखो अगर बेटा हम लोग एग्जाम्पल्स को देखें तो सोडियम जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। सोडियम अगर बेटा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम सल्फेट बनाएगा। एल्युमिनियम बेटा जब हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम सल्फेट बनाएगा और यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस क्या कर जाएगी, लिबरेट कर जाएगी। ठीक इसी तरीके से बेटा मैग्नीशियम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर देता है। तो आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गया कि मेटल जब हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे और आपके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। अब यहाँ पे बेटा बात आती है हमारे नाइट्रिक एसिड की कि आखिर क्या ऐसा है जिसकी वजह से नाइट्रिक एसिड जो है सारे मेटल्स के साथ रिएक्शन को शो नहीं करता। तो देखिए अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड की बात करें बेटा तो नाइट्रिक एसिड हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है बेटा, ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि इन सभी रिएक्शंस में जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रही है, अगर यहाँ पे नाइट्रिक एसिड होता
तो ये क्या करता है बेटा, इस हाइड्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देता है वाटर में। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। साथ ही साथ बेटा ये क्या होता है, जब इसको हम लोग वेरी वेरी डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं तब जाकर के ये मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ क्या करता है, रिएक्शन को शो करता है। और अगर हम लोग रिएक्शन को देखें तो मैग्नीशियम जब हमारा नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक इसी तरीके से मैंगनीज जब हमारा नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मैंगनीज नाइट्रेट बनाता है बेटा, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या कर जाती है, लिबरेट कर जाती है। तो इस वजह से जो है हमारा जो नाइट्रिक एसिड है ये सभी मेटल्स के साथ रिएक्शन को शो नहीं करता है। अब हम लोग जो है बेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को समझते हैं, दैट इज एक्वारेजिया। अब ये एक्वारेजिया क्या है, तो देखो ये डेफिनेशन है यार, इस डेफिनेशन को आप लोग बड़े आराम से याद कर सकते हो। मैं आपको इसको जो है डायग्राम्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू समझाता हूँ। तो देखिए एक्वारेजिया क्या है बेटा, एक्वारेजिया आपका सोल्यूशन का मिक्सचर है जो कि वेरी कोरोसिव नेचर का होता है। अब इस एक्वारेजिया सोल्यूशन में आपका क्या होता है बेटा, जनरली दो एसिड्स मिले होते हैं, एक आपका कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और एक आपका कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इनका रेशियो क्या होता है बेटा, ये 1:3 रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स अगर आप लोग जो है एक सर्कल के 4 पार्ट कर दो तो एक हिस्सा किसका होगा बेटा, एक हिस्सा नाइट्रिक एसिड का होगा, बाकी 3 हिस्से किसके होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होंगे। तो ये जो आपका मिक्सचर बनता है सोल्यूशन का, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एक्वारेजिया, और ये वेरी वेरी कोरोसिव नेचर का होता है। इवन बेटा ये आपका इतना ज़्यादा कोरोसिव होता है कि जो आपकी गोल्ड और प्लेटिनम के मेटल्स होते हैं ये उनको तक की डिसॉल्व कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग गोल्ड स्मिथ की दुकान में जाते हो, सुनारों की, आपकी मम्मी जाती होंगी, आप तो नहीं जाते होंगे, तो वहाँ पे आपकी जो ज्वेलरी होती है उनकी वो कुछ काली सी हो जाती है, गंदी हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है बेटा, इस वजह से वो गोल्ड स्मिथ के पास जाती हैं। तो जो गोल्ड स्मिथ होता है वो इस गोल्ड और प्लेटिनम को क्लीन करने के लिए क्या करता है, एक्वारेजिया सोल्यूशन का ही यूज़ करता है। तो समझ में आ गया कि एक्वारेजिया सोल्यूशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ से हम लोग जो है यार नेक्स्ट टर्म को समझते हैं, दैट इज़ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, कि किस तरीके से हमारे मेटल्स जो है रिएक्ट करते हैं। यह आप लोगों को मैंने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा दिया था, फिर से मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, क्योंकि आगे जो आपकी रिएक्शन आएगी वहाँ पे बेटा आपकी ये रिएक्टिविटी सीरीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से इसकी डेफिनेशन को देखें बेटा, तो देखिए जब हम लोग मेटल्स को जो है उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी के बेसिस पे जो है वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज करते हैं, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो सबसे ऊपर होता है, और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो आपके बॉटम में होते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब हम लोग टॉप से बॉटम रिएक्टिविटी सीरीज में मूव करेंगे तो आपकी जो मेटल्स की रिएक्टिविटी होगी वो क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको याद करने के लिए मैंने आप लोगों को समझाया था कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, तो हाइड्रोजन हमारा क्या है, अब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा इसमें हाइड्रोजन हमारा जो है एक रेफरेंस की तरीके से काम करता है। इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बेटा आपके ये मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं हाइड्रोजन से, और इसके नीचे जो होते हैं क्यों सहज आगे आए, तो कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये आपके क्या होते हैं बेटा, ये आपके हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो जनरली बेटा ये जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है इसका यूज़ आप लोग जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में कर सकते हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता था कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता था, उसकी सोल्यूशन से डिस्प्लेस करता था। तो अगर आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे तरीके से पता है तो देखिए अगर मैं कैल्शियम की रिएक्शन
अगर मैं कैल्शियम सल्फेट की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराऊंगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि मैग्नीशियम हमारा क्या है, ये लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कैल्शियम। वहीं पे अगर हम लोग कैल्शियम की रिएक्शन मैग्नीशियम सल्फेट के साथ कराएंगे तो ये कैल्शियम सल्फेट बना लेगा। क्यों? क्योंकि बेटा हमारा कैल्शियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम से ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और ये जो है इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो जब भी हम लोग जो है मेटल्स को वर्टिकल कॉलम में अरेंज करते हैं उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस पे, तो वो अरेंजमेंट हमारी रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है। हम लोग जो है बेटा नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सोल्यूशन। तो एक्चुअल में बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसीलिए आप लोगों ने अभी करा था रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे ये क्या समझा रहे हैं, पागल बना रहे हैं हम लोगों को। देखिए हम लोगों के पास मेटल है कोई भी एक A और हमारे पास एक सॉल्ट सोल्यूशन है जो कि हमारी B है। तो जब ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं बेटा तो यहाँ पे क्या बन रहा है, मेटेलिक सॉल्ट बन रहा है A का। तो ये जो A वाला मेटल है ये कहीं ना कहीं बेटा आपका ज़्यादा रिएक्टिव रहा होगा, इसी वजह से इसने क्या किया होगा, इसने आपके B वाले मेटल को क्या कर दिया होगा, डिस्प्लेस कर दिया होगा। तो देखिए एक मोर रिएक्टिव मेटल ने एक लेस रिएक्टिव मेटल को क्या किया, उसकी सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। तो देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया कि नहीं हो गया बेटा। तो देखिए जिंक जब हमारा कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है बेटा, जिंक सल्फेट बनाता है और यहाँ पे हमारी कॉपर क्या कर जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम लोग आयरन की बात करें बेटा तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन हमारा क्या होता है, कॉपर से ऊपर होता है, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो ये फेरस सल्फेट बनाएगा और कॉपर हमारा डिस्प्लेस हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम लोग जो है बेटा नेक्स्ट रिएक्शंस को देखते हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। अब देखिए कुछ हमारे जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये हमारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा, मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं, जिनको हम लोग आयनिक हाइड्राइड भी बोलते हैं। अब आयनिक हाइड्राइड क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि जब हम लोग इनको ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे आयंस की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि आपके बेटा आयनिक बॉन्ड को शो करते हैं, इसीलिए इनको आयनिक हाइड्राइड्स भी बोला जाता है। तो देखिए सोडियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया इसने सोडियम हाइड्राइड बनाया। मैग्नीशियम बेटा जब हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो इसने मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाया। इसी तरीके से पोटेशियम बेटा जब हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो इसने पोटेशियम हाइड्राइड बनाया। और कैल्शियम बेटा जब हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो इसने कैल्शियम हाइड्राइड बनाया। तो ये बेटा आपके चार ही मेटल्स होते हैं जो हमारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्शन के बाद ये क्या बनाते हैं बेटा, मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। और ये मेटल हाइड्राइड्स जो होते हैं बेटा ये आपके आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं। अब अगर आपसे बोल दे बेटा ये आयनिक हाइड्राइड्स क्यों होते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इनको बेटा ब्रेक करें तो ये क्या करते हैं, आयंस की फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो देखिए बेटा अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करें तो ऐसे सभी एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो सारे एलिमेंट्स हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, वो सारे एलिमेंट्स हमारे नॉन मेटल्स कहलाते हैं। हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे आपका क्या रहेगा, एक्सेप्शन रहेगा, ठीक है। तो ऐसे सभी एलिमेंट्स जिनकी आउटर मोस्ट शेल में या तो 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, 5 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं या फिर आपको 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं बेटा, तो वो सारे एलिमेंट्स आपके क्या होंगे बेटा, नॉन मेटल्स होंगे। अब हम लोग जो है एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो देखिए कार्बन बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,4, तो देखिए बेटा इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा नॉन मेटल हो गया। इसी तरीके से नाइट्रोजन को देखिए, एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,5, तो देखिए आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो नॉन मेटल हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरीके से अगर बेटा हम लोग सल्फर की बात करें तो 2,8,6,
तो देखिए आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। इसी तरीके से बेटा आप लोग फ्लोरीन की बात कर लो, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है 2,7। तो देखिए आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा क्या होगा, नॉन मेटल होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि नॉन मेटल्स कब होंगे हमारे। अब हम लोग जो है बेटा नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने मेटल्स की जब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी तो हम लोगों ने देखा था कि बेटा जनरली आपके जितने भी मेटल्स होते हैं ये सॉलिड नेचर को रखते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स बेटा हमारे सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। तो देखिए टोटल हमारे पास बेटा 16 नॉन मेटल्स होते हैं, जिसमें 11 नॉन मेटल्स हमारे क्या होते हैं बेटा, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। हमारे पास ओनली 1 जो है नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में होता है, दैट इज ब्रोमीन। और सॉलिड में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा, कार्बन और फॉस्फोरस एक्सेट्रा। अब हम लोग जो है बेटा नॉन मेटल्स की और प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो देखिए नॉन मेटल्स बेटा हमारे डल नेचर के होते हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग आयोडीन और डायमंड की बात करें बेटा तो ये क्या करते हैं, ये अपने पास लश्चर को रखते हैं, ठीक है। इनके पास खुद की बेटा शाइन होती है, खुद की चमक होती है। लेकिन वहीं पे जनरली जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ये डल नेचर के होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को अगर हम लोग बेटा देखें तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं, लेकिन जनरली जितने हमारे नॉन मेटल्स होते हैं बेटा ये आपके सॉफ्ट नेचर के होते हैं। एक्सेप्शन में आपका क्या आ जाएगा बेटा, डायमंड आ जाएगा। तो डायमंड हमारा क्या होता है बेटा, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है अभी तक की, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बेटा हम लोग बात करें तो मेटल्स की हम लोगों ने क्या देखी थी कि इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन नॉन मेटल्स की जो हमारी डेंसिटी होती है बेटा ये बहुत कम होती है। एक्सेप्शन में बेटा हमारा अगेन डायमंड आ जाएगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं बेटा, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे डायमंड होती है इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब हम लोग जो है बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, दैट इज कि नॉन मेटल्स जो होते हैं बेटा हमारे ये हमारे बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हम लोगों ने मेटल्स में क्या पढ़ा था कि जितने भी हमारे मेटल्स होंगे बेटा ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स में क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है आपका। अब यहाँ पे बेटा एक्सेप्शन क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका एक्सेप्शन आ जाता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट बेटा आपका क्या होता है, कार्बन का एलोट्रोप होता है जो कि हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा। हम लोगों ने देखा था कि बेटा जितने भी हमारे मेटल्स थे वो ब्रिटलनेस को शो नहीं करते हैं एक्सेप्ट जिंक, लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं बेटा ये हमारे ब्रिटल नेचर को शो करते हैं। मीन्स जब हम लोग बेटा इनको हीट करते हैं तो ये क्या कर जाते हैं, पीसेस में ब्रेक कर जाते हैं। अब हम लोग जो है बेटा नॉन मेटल्स की लास्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कि जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ये आपके नॉन डक्टाइल होते हैं और नॉन मैलिएबल नेचर को शो करते हैं। मीन्स ना तो हम लोग बेटा इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही हम लोग जो है बेटा इनको थिन वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये आपकी क्या थी बेटा, ये आपकी नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम लोग जो है बेटा नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम लोग पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो नॉन मेटल्स आर ऑलवेज फॉर्म्स एनायन। तो देखिए जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होंगे बेटा ये एनायन की फॉर्मेशन करेंगे, मीन्स ये निगेटिव आयंस की फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें बेटा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,7। अब इसके पास क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा आउटर मोस्ट शेल में, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और स्टेबल हो जाएगा। तो देखिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा बेटा तो ये हमारा क्या करेगा, एनायन की फॉर्मेशन करेगा और ये हमारा क्या कहलाएगा, मोनोवैलेंट एनायन कहलाएगा। जिस तरीके से हम लोगों ने बेटा मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट कैटायन पढ़े थे, ठीक उसी तरीके से अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कोई एलिमेंट तो हमारा जो है मोनोवैलेंट एनायन होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो डाइवैलेंट एनायन होगा, इसी तरीके से अगर 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो
ट्राईवैलेंट एनायन होगा। तो देखिए अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,6। अब बेटा इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये क्या करेगा बेटा, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो ये O2 निगेटिव बनाएगा, दैट इज ए डाईवैलेंट एनायन। इसी तरीके से अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें बेटा, तो देखिए इसकी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये क्या बनाएगा बेटा ट्राईवैलेंट एनायन बनाएगा, दैट इज N3 नेगेटिव। तो यहाँ से आप लोगों ने एक पॉइंट को क्या समझा कि जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं बेटा ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि भाई ये आपके क्या बना रहे हैं बेटा, ये आपके एनायंस बना रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं बेटा, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स भी होते हैं। अब हम लोग जो है बेटा रिएक्शंस को देख लेते हैं। तो नॉन मेटल्स जब बेटा हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो देखिए नॉन मेटल्स जब हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। आप लोगों ने देखा था बेटा मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो मेटेलिक ऑक्साइड बना रहा था। इसी तरीके से नॉन मेटल्स जब आपके बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आपके क्या होते हैं बेटा, या तो ये एसिडिक नेचर को शो करते हैं और या फिर आपके ये न्यूट्रल नेचर को शो करते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल को देखें बेटा तो देखिए कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो ये आपका क्या होता है बेटा एसिडिक नेचर को शो करता है। इसी तरीके से सल्फर बेटा जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, ये भी आपका क्या होता है बेटा एसिडिक नेचर को शो करता है। नोट करके आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन को देख लीजिएगा कि जब हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि हाइड्रोजन ना तो बेटा हमारा मेटल है ना ही हमारा नॉन मेटल है, ये दोनों की तरीके से बिहेव करता है। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बेटा तो ये न्यूट्रल नेचर को शो करता है और वाटर की फॉर्मेशन करता है। यहाँ से हम लोग जो है बेटा जो भी हमारे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स थे, क्योंकि हमारे एसिडिक नेचर के थे बेटा, हम लोग जब इनको वाटर के साथ डिसॉल्व कराएंगे तो ये क्या करेंगे बेटा वीक एसिड की फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा सल्फर डाइऑक्साइड जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये सल्फोनिक एसिड बनाता है, दैट इज H2SO3। तो ये हमारे क्या होते हैं वीक एसिड होते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि जब बेटा हमारे मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ डिसॉल्व होते हैं तो ये क्या बनाते हैं बेस बनाते हैं। इसी तरीके से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्योंकि बेटा ये हमारे एसिडिक नेचर को रखते हैं, जब ये वाटर में डिसॉल्व होंगे तो ये क्या करते हैं बेटा वीक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम लोग जो है बेटा नेक्स्ट रिएक्शंस को देख लेते हैं। तो देखिए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। तो देखिए नॉन मेटल्स जो होते हैं बेटा हमारे वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। हम लोग जो है नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद एसिड। तो देखिए बेटा नॉन मेटल्स जो हैं ये हमारे एसिड के साथ भी कोई भी रिएक्शन को शो नहीं करते। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं बेटा ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं नॉन मेटेलिक हाइड्राइड बनाते हैं। और ये नॉन मेटेलिक हाइड्राइड आपके क्या होते हैं बेटा ये कोवैलेंट नेचर के होते हैं। आप लोगों ने देखा था बेटा कुछ मेटल्स जो थे हमारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहे थे मेटेलिक हाइड्राइड बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे, जो कि हमारे क्या थे आयनिक हाइड्राइड थे। लेकिन यहाँ पे जब हमारे नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ बेटा रिएक्ट करेंगे तो ये आपके क्या करेंगे बेटा नॉन मेटेलिक हाइड्राइड बनाएंगे जो कि आपके कोवैलेंट नेचर को शो करेगा, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन जब हमारा सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि सल्फर हमारा क्या है नॉन मेटल और हाइड्रोजन हमारी क्या है गैस, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा जो कि हमारा क्या होगा कोवैलेंट हाइड्राइड होगा। इसी तरीके से बेटा नाइट्रोजन जब हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा
तो ये क्या बनाएगा बेटा, अमोनिया बनाएगा, दैट इज ऑल्सो अ कोवैलेंट हाइड्राइड। अब देखिए हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं कि जब हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। तो देखिए जब हमारे नॉन मेटल्स हमारे मेटल्स के साथ रिएक्शन को शो करते हैं बेटा, तब ये आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये किस तरीके से आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं हम लोग जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो बेटा देखिए आप सभी लोगों को पता है कि हमारा एटम कब स्टेबल होता है, जब उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तब जा कर के वो स्टेबल हो जाएगा। और अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो देखिए बेटा ऐसे सभी एटम जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन करके कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, वो सारे हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, आयनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए कि ऐसे सभी एटम जो क्या करें बेटा, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करें और या फिर हमारे इलेक्ट्रॉन को गेन करें। तो ये एटम जब हमारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं तो वो सारे कंपाउंड्स हमारे क्या कहलाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। वहीं पे बेटा अगर हम लोग देखें तो एक ऐसा एटम जो हमारे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके जो है कंपाउंड्स की अगर फॉर्मेशन कर रहा है तो वो क्या करेगा बेटा, वो कोवैलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए दोज कंपाउंड्स विच फॉर्म बॉन्ड विद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। तो देखिए ऐसे सभी कंपाउंड्स बेटा जो हमारे इलेक्ट्रॉन के लूज होने की वजह से या इलेक्ट्रॉन के गेन होने की वजह से बन रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपनी रिएक्शन को देखते हैं। तो देखिए मेटल्स के बेटा आउटर मोस्ट शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। नॉन मेटल्स की आउटर मोस्ट शेल में बेटा या तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारा मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा बेटा, ट्रांसफर होगा। भाई देखिए मान लीजिए हमारा एक नॉन मेटल है जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और मेटल है जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, नॉन मेटल के पास चला जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए हम लोगों ने एग्जांपल लिया बेटा सोडियम। तो सोडियम हमारा मेटल है, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन हमारा क्या है बेटा, नॉन मेटल है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा बेटा, ये सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव हो जाएगा। और क्लोरीन क्या करेगा बेटा, क्लोरीन आपका 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तब जाकर के क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये देखिए क्या होगा, Cl नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने की वजह से क्या बन रहा है बेटा, बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। अब यहाँ पे आप लोग बेटा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ को समझिए कि मैंने आपके इलेक्ट्रॉन्स को या तो डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है या फिर आपके क्रॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो जब हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन्स को डॉट और क्रॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं और लुईस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है बेटा कि जो हमारे आउटर मोस्ट शेल होती है, जो हमारे आउटर मोस्ट शेल होती है दैट इज कॉल्ड द वैलेंस शेल, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को या तो हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा या फिर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग जो है एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं
दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है बेटा। इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। और क्लोरीन हमारा क्या है बेटा? क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करेगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पे आप लोग जरा देखो बेटा, मैग्नीशियम के पास आपके 2 पॉजिटिव चार्ज हैं क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब क्लोरीन हमारे कितने एटम होने चाहिए? भाई क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ना, तो हमारे पास 2 क्लोरीन के एटम होने चाहिए ना। तो देखिए हमने एक क्लोरीन का ये एटम ले लिया और एक क्लोरीन का बेटा हम लोगों ने ये एटम ले लिया। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज द आयनिक बॉन्ड। होगा कि नहीं होगा? ये आयनिक बॉन्ड हो जाएगा बेटा। और ये मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा क्या होगा? आयनिक कंपाउंड होगा। अब हम लोग जो है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लो। तो देखिए हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, ये आपके सॉलिड होते हैं और हार्ड नेचर को शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी बेटा कि जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स होंगे इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब जनरली जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं बेटा ये हमारे वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और केरोसिन और पेट्रोल में क्या होते हैं बेटा? ये सभी हमारे इनसोल्यूबल होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा कि ये जो है बेटा अपनी सॉलिड स्टेट में जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं ये अपनी सॉलिड स्टेट में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। बट जब बेटा ये हमारे मोल्टेन फॉर्म में होते हैं या ये हमारे वाटर के साथ डिसॉल्व होते हैं तब ये बड़े आसानी से क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बेटा, जब ये वाटर से डिसॉल्व करते हैं या फिर ये मोल्टेन फॉर्म में होते हैं बेटा, तो ये क्या करते हैं? ये आपके आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, आयंस में ब्रेक कर जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि आपके ये बड़े आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज अकरेंस ऑफ मेटल। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा जो मेटल है ये आखिर किस तरीके से नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम लोग मेटल्स की सोर्स के बारे में बात करें तो हमारा जो मेटल है या तो ये हमारे अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है और या फिर ये जो है सी वाटर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब देखिए जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं जो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं उन सभी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। तो ऑल दोज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। तो देखिए यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया कि मिनरल्स जो हैं हमारे ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं जो हमारे अर्थ क्रस्ट में नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हमारे जो मेटल्स हैं ये आपके 2 तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, या तो ये आपके फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और या फिर ये जो है आपकी कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कभी कभी क्या होता है क्योंकि मेटल्स हमारे रिएक्टिव नेचर को शो करते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये मेटल्स जो हैं ये आपके ऑक्साइड फॉर्म में भी हो सकते हैं, सल्फाइड फॉर्म में भी हो सकते हैं और या फिर जो है ये आपके कार्बोनेट फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो एक्चुअल में जो कंबाइंड स्टेट है ये कंबाइंड स्टेट का मतलब ये है कि जो भी आपके मेटल्स हैं वो इन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने क्या समझ लिया कि आपके जो मेटल्स हैं वो किस तरीके से नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो कैसे पाए जाते हैं। अब हम लोग क्या समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है मेटलर्जी को समझते हैं कि मेटलर्जी क्या होती है। तो देखिए एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं उनके ओर से, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी।
उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, मेटलर्जी बोल देते हैं। और जब आप लोग क्लास 12th में केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे आप लोगों को ये पूरा का पूरा चैप्टर मिलेगा मेटलर्जी नाम से, ठीक है। तो मेटलर्जी आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा है दैट इज ओर। तो देखिए मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कहाँ से हो रहा है, ये जितने भी आपके मेटल्स हैं इनको हम लोग इनके ओर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब ये ओर क्या है, सबसे पहले हम लोग ओर समझ लेते हैं। तो देखिए ओर भी हमारे क्या होते हैं, जनरली ओर भी हमारे बेटा मिनरल्स होते हैं। ये ओर क्या होते हैं, हमारे मिनरल्स होते हैं एंड दे कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स। और ये क्या रखते हैं, ये अपने पास हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स रखते हैं। और साथ ही साथ जो है इनसे बड़े आसानी से जो है मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाता है और बड़े प्रॉफिटेबली होता है। मीन्स ये प्रोसेस जो होती है आपकी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की बहुत चीप होती है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि और हमारे क्या हैं बेटा, और हमारे ऐसे मिनरल्स हैं जिनसे हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स को बड़े चीपली एक्सट्रैक्ट कर लें। तो वो आपके क्या कहलाएंगे, वो आपके ओर कहलाएंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है गैंग देखते हैं, गैंग क्या होती है। तो देखिए अनवांटेड इम्प्यूरिटीज और मटेरियल लाइक सैंड, क्ले मिक्स विद द ओर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। तो देखिए हमारा जो ओर होता है, अब देखिए इस ओर से ही हम लोग मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब इस ओर में भी जो है ना आपके कुछ अनवांटेड जो है इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। अब ये सिल्ट भी हो सकता है, सैंड भी हो सकती है, क्ले भी हो सकती है। तो वो सभी इम्प्यूरिटीज़ को क्या बोला जाता है, गैंग बोला जाता है। और या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो है हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चैप्टर को समझा रहा हूँ। आप लोग जो है बस अच्छे तरीके से समझते हुए चलिए। अब जर्नली अगर हम लोग देखें तो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उनके ओर से जर्नली 3 प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब पहली स्टेप क्या होती है, दैट इज इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। पहली स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे ओर्स में इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, अब ये इम्प्यूरिटीज़ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। तो इन इम्प्यूरिटीज़ को क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, इसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो पहली स्टेप हमारी क्या कहलाती है, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स कहलाती है, जब भी हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप में हमारा क्या होता है बेटा, सेकेंड स्टेप में हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स होता है। अब ये जो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होता है ये इनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे होता है। आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि आपके जो मेटल्स होते हैं या तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं या ये फिर आपके मॉडरेट नेचर में होते हैं और या फिर ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इन सभी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस। तो उन सभी प्रोसेस को अभी हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और लास्ट स्टेप हमारी क्या आती है, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस में जो हमारा मेटल एक्सट्रैक्ट होकर के हमको मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को 99.9% जो है प्योर मेटल मिलता है। तो अब हम लोग जो है एक एक करके जो है इन सभी स्टेप्स को डिटेल में समझेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो मेटल है वो ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पे आप लोग देखिए जो हमारी फर्स्ट स्टेप थी दैट इज इनरिचमेंट ऑफ ओर। तो इसमें क्या कर रहे थे हम लोग बेटा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम द ओर्स। तो एक हमारी ऐसी प्रोसेस थी जिसमें जो भी हमारे ओर में अनवांटेड मटेरियल्स प्रेजेंट थे इसको हम लोग क्या कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे। अब ये अनवांटेड मटेरियल या जो भी आपकी इम्प्यूरिटी है ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके की हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो जब ये आपकी इम्प्यूरिटी बेटा डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है तो हम लोगों को जो है डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है इन इम्प्यूरिटीज़ को
ओर से रिमूव करने के लिए। तो वी हैव डिफरेंट मेथड्स, दैट इज़ हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, केमिकल सेपरेशन, जिसको हम लोग लीचिंग भी बोलते हैं। बट ये जो भी मेथड्स हैं बेटा आपके, ये आपके सिलेबस में नहीं है क्लास 10th के। बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इनरिचमेंट ऑफ ओर्स में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे ओर होते हैं उनसे अनवांटेड इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये मेथड्स जो है जब आप लोग क्लास 12th में केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे ये सारे मेथड्स आपके डिटेल में है। अब देखिए हमारी सेकेंड स्टेप क्या है, दैट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों ने अपने ओर से जो भी इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट थी उसमें, सिल्ट हो गया, सैंड हो गया, क्ले हो गया, उन सबको रिमूव कर दिया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है अपने मेटल को क्या करेंगे, ओर से एक्सट्रैक्ट करेंगे। और इसी स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब ये जो मेटल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है आपका, ये एक्सट्रैक्शन जो है बेटा मेटल्स की रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मेटल जो है ये कितना रिएक्टिव है। अगर ये हाईली रिएक्टिव है तो इसके लिए डिफरेंट प्रोसेस होगी, अगर ये मॉडरेट रिएक्टिव है तो इसके लिए डिफरेंट प्रोसेस होगी, और अगर ये लीस्ट रिएक्टिव है तो इसके लिए डिफरेंट प्रोसेस होंगी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मैंने आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ाया था और उसमें मैंने आप लोगों को इसको लर्न भी कराया था कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। तो आप लोगों ने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा और आप लोगों को वो सारी चीज़ें याद भी होंगी। अगर आप लोगों ने अभी भी उसको नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अब देखिए जो आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और एल्युमिनियम हो गया, ये मेटल्स जो होते हैं आपके बेटा, ये नेचर में कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और इनकी प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, या आप लोग बोल सकते हो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अब देखिए ठीक इसी तरीके से जो है आपके मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इसमें आपके कौन कौन से मेटल्स आ जाएंगे, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया। तो ये सारे मेटल्स आपके कैसे होते हैं, ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अब या तो ये अपनी ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या ये सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और या फिर ये जो है कार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इन सभी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग रिडक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कार्बन के साथ जो है इन सभी ओर्स का रिडक्शन कराते हैं और देन जो है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक बता दे रहा हूँ, इसके बाद हम लोग जो है बड़े डिटेल में जो है अच्छे तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए हमारे जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये जनरली जो है अपने ऑक्साइड की फॉर्म में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये इतने कम रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इनको डायरेक्टली हीट करके हम लोग क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, उन डिफरेंट टेक्निक्स को पढ़ेंगे जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बेटा हम लोग जो है हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है, जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनको किस तरीके से इनके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए बेटा फर्स्ट स्टेप जो हमारी होती है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मेल्ट द ओर, हम लोग ओर को मेल्ट कर देते हैं। और सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, पास द इलेक्ट्रिसिटी एंड कलेक्ट द मेटल एट कैथोड। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन को कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं,
जो भी हमारा मेटल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, ठीक है। और हमारा जो मेटल होता है बेटा वो हमको कहाँ पे मिल जाता है, कैथोड पे मिल जाता है। अब इसको आप लोग जो है ज़रा यहाँ पे समझिए। देखिए हमारे पास क्या है बेटा, एक आप लोग मान लीजिए हमारे पास बीकर है। इस बीकर में आपका क्या है बेटा, एक एनोड है एक कैथोड है, ठीक है। एनोड बेटा हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया बेटा, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर दिया। तो जैसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया तो हमारी जो सोल्यूशन थी भाई, हमारी जो सोल्यूशन थी वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक कर जाएगी। और ये Na पॉजिटिव जो है बेटा आपका, क्योंकि ये पॉजिटिव नेचर का है, तो ये कहाँ पे जाएगा आपका, ये आपके कैथोड में जा कर के चिपक जाएगा। तो देखिए जैसे ही बेटा आपका इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो देखिए हमें प्योर मेटल कहाँ पे मिल गया, हमें प्योर मेटल हमारा कैथोड पे मिल गया। तो इसीलिए मैंने लिखा कि पास द इलेक्ट्रिसिटी, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया और तुरंत हमें जो मेटल है हमारा वो कैथोड पे मिल गया। और एनोड पे हमारा क्या जाएगा, एनोड पे हमारा क्लोरीन चला जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो देखिए इस तरीके से हम लोग जो है इलेक्ट्रोलिसिस करके हाईली रिएक्टिव मेटल्स को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपका एग्जाम्पल बेटा क्या आ जाएगा, दैट इज सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। अब हम लोग जो है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारा जिंक आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो आपके ओर्स होते हैं, ये ओर जो है आपके, ये ऑक्साइड फॉर्म में जर्नली नहीं एग्जिस्ट करते हैं। ये ज़्यादातर जो है या तो ये सल्फाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या तो ये आपके कार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा ओर है, अगर ये सल्फाइड ओर है या फिर ये हमारा कार्बोनेट ओर है, हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि जब भी हम लोग जो है अपने ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसका रिडक्शन करना बड़ा आसान हो जाता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई सल्फाइड ओर प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, रोस्टिंग प्रोसेस का यूज़ करेंगे और उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हमारे पास कोई और कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, कार्बोनेट ओर है अगर वो, तो हम लोग क्या करेंगे, कैल्सिनेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे और उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये रोस्टिंग प्रोसेस क्या होती है और कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होती है, मैं अभी आप लोगों को जस्ट बताऊंगा। अब एक बार हमें हमारा ओर जो है अगर ऑक्साइड फॉर्म में मिल गया, देन हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसका रिडक्शन करा देंगे, उसका कार्बन के साथ रिडक्शन करा देंगे और हीट कर देंगे। जैसे ही हम लोगों ने रिडक्शन कराया ऑक्साइड ओर का कार्बन के साथ और उसको हीट किया तो हमें जो है हमारा मेटल जो है प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन को समझते हैं। तो देखिए रोस्टिंग हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए एग्जाम्पल में हमारे पास जिंक सल्फाइड है, ये आपका सल्फाइड ओर है, ठीक है। अब इस सल्फाइड ओर को हम लोगों ने क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया। तो जैसे ही हम लोगों ने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाई, रोस्टिंग कहलाई, ठीक है। अब जिंक सल्फाइड हमारा क्या बन गया बेटा, जिंक ऑक्साइड बन गया और यहाँ पे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो गई गैस के फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे हमें ऑक्साइड और मिल गया कि नहीं मिल गया, ये हमारा ऑक्साइड और है कि नहीं है। ठीक इसी तरीके से अब हम लोग जो है कैल्सिनेशन को देख लेते हैं। कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो देखिए कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या होता है आपका कि जो आपका कार्बोनेट ओर होता है बेटा, हम लोग जो है इसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो देखिए रोस्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं,
ऑक्सीजन को अप्लाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जो है कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्साइड ओर में। लेकिन कैल्सिनेशन प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा कार्बोनेट ओर है बेटा, इस कार्बोनेट ओर को हम लोग ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करा रहे हैं, हीट करा रहे हैं। तो देखिए हमें क्या मिल गया, हमें बेटा हमारा ऑक्साइड ओर मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोल दिया, कैल्सिनेशन प्रोसेस बोल दिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, जैसे ही हमें ऑक्साइड ओर मिल गया बेटा, जैसे ही हमें ऑक्साइड ओर मिल गया, हम लोगों ने क्या किया, कार्बन को ऐड किया रिडक्शन कराने के लिए और हीट कर दिया। तो देखिए जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके ये जिंक की फॉर्म में मेटल हमारा डिस्प्लेस हो गया और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई। तो देखिए हमें हमारा मेटल मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, हमें मेटल मिल गया हमारा, ठीक। अब नोट करके आप लोग जो है एक चीज़ को और याद रखिएगा कि हर बार हम लोग जो है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कार्बन का ही यूज़ करें। हम लोग क्या करते हैं, समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी करा देते हैं और उसके थ्रू क्या कर लेते हैं, अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यह आपका मैंगनीज ऑक्साइड था, अब ये हमारा बेटा क्या है, एल्युमिनियम है। ये एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू मैंगनीज, तो ये क्या करेगा, मैंगनीज को डिस्प्लेस कर देगा और हमें हमारा क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग अपनी नेक्स्ट रिएक्शन को देखें, इस रिएक्शन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं। अब देखिए आयरन ऑक्साइड को जब हम लोग एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम हमारा क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो ये आयरन को क्या करेगा, उसके ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर देगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। और देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आयरन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो देखिए हमें हमारा प्योर मेटल मिल गया कि नहीं मिल गया। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ, ह्यूज फॉर्म में हीट प्रोड्यूस हुई। तो ये जो आपकी रिएक्शन होती है दैट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो जो आपकी रेलवेज होती हैं वहाँ पे जो वेल्डिंग होती है आपकी, जनरली बेटा आपकी जितनी भी वेल्डिंग होती है वहाँ पे इसी रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। तो क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, किस तरीके से हम लोग जो है मॉडरेट मेटल्स को जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बेटा यहाँ पे रेन हो रही है जिसकी वजह से थोड़ी सी आवाज़ जो है आपको रेन की सुनाई दे सकती है, बट आई होप आप लोग जो है इतना सा मैनेज कर लोगे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट केस को देखते हैं, दैट इज़ लेस रिएक्टिव मेटल। अब देखिए जितने भी हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, मरकरी हो गया, जनरली ये जितने भी आपके मेटल्स होते हैं बेटा, ये आपके ऑक्साइड्स की फॉर्म में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इनको हीट कर देते हैं और हमें हमारा मेटल मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए मरकरी सल्फाइड ये आपका सल्फाइड की फॉर्म में था, तो हम लोगों ने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन करा दिया है ना, और हमें क्या मिल गया, मरकरी ऑक्साइड मिल गया। अब इस मरकरी ऑक्साइड को हम लोगों ने क्या किया, हीट कर दिया बेटा। जैसे ही हम लोगों ने हीट किया तो हमें क्या मिल गया, मरकरी मेटल मिल गया कि नहीं मिल गया। तो देखिए इस तरीके से हम लोग जो है, जो हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको बड़े आसानी से हीट करके क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ द लास्ट स्टेप, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब हम लोग किस तरीके से अपने मेटल्स को रिफाइन करते हैं। तो देखिए जो भी हमारे मेटल्स वेरियस रिडक्शन प्रोसेस से हमको मिले थे, भाई हम लोगों ने जब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया बेटा, तो हम लोगों ने बहुत सारी रिडक्शन प्रोसेस का यूज़ किया था। अब जो भी हमें मेटल रिडक्शन प्रोसेस से मिले थे ये बहुत ज़्यादा प्योर नहीं होते हैं भाई, आपके 90 से 95% तक की प्योर होते हैं। लेकिन हम लोगों को तो हाईली प्योर मेटल चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं मेटल्स की रिफाइनिंग के लिए। लेकिन जो सबसे कॉमन मेथड होता है बेटा दैट इज़ द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होता है।
तो देखिए आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में जो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ही आ रहा है। अब अगेन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है बेटा, यहाँ पे हमारे पास एक बीकर होता है। अब इस बीकर में क्या होता है बेटा, एक एनोड होगा आपका, एक कैथोड होगा। अब ये जो एनोड है आपका, जो मेटल हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया था, जो इम्प्योर मेटल हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया था, ये एनोड उससे मिल करके बनता है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली लिख दिया। ठीक, अब जो हमारा कैथोड होता है बेटा, ये कैथोड जो है हमारा, ये आपका प्योर मेटल होता है। मान लीजिए बेटा हम लोगों को कॉपर मेटल को प्योर करना है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस से, तो यहाँ पे जो कॉपर होगा बेटा, ये हमें वो कॉपर मिला होगा जो हम लोगों ने रिडक्शन मेथड में यूज़ किया। और यहाँ पे जो कैथोड पे हमारा जो कॉपर होगा, ये आपका प्योर मेटल होगा, जो 100% प्योर होगा, जो हमारे पास पहले से सैंपल के तौर पे है। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा बेटा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स डाल देंगे। और ये इलेक्ट्रोलाइट जो होगा बेटा आपका, जो मेटल होगा आपका, मान लीजिए हम लोग कॉपर को बेटा रिफाइन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट जो होगा हमारा, ये सेम सोल्यूशन का होगा। मीन्स यहाँ पे हमारे पास कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन होगी। ऐसे ही हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, वैसे ही क्या होगा, एनोड पे आपका जो है ऑक्सीडेशन होगा। तो देखिए एनोड पे हमारा क्या प्रेजेंट था, एनोड पे हमारा इम्प्योर कॉपर प्रेजेंट था। इम्प्योर कॉपर प्रेजेंट था कि नहीं था? तो भाई ये क्या करेगा, भाई कॉपर जो होगा हमारा बेटा, एनोड पे ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा, और ये Cu2+ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपका एनोड जो है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा, और कॉपर हमारा क्या रहेगा, कॉपर हमारा सॉल्यूशन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है बेटा आपके जो है, क्योंकि हमारा सर्किट तो कंप्लीट है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है आपके कैथोड के पास जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, इस कॉपर को, ये जो हमारा प्योर कॉपर मेटल है, इसको क्या करेंगे, अपने पास अट्रैक्ट कर लेंगे। ये इसको अपने पास अट्रैक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे जो एनोड है, यहाँ पे आपकी क्या रहेगी, इम्प्योरिटीज़ रहेंगी। और टाइम के साथ क्या होगा बेटा, टाइम के साथ जो है, जो आपका एनोड पे कॉपर प्रेजेंट होगा, ये सारा का सारा कॉपर जो है आपका, ये आपके कैथोड पे इस तरीके से स्टिक हो जाएगा। ठीक है, और जो भी आपकी इम्प्योरिटी होगी, ये बेटा आपकी कॉर्नर पे कलेक्ट हो जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड मड बोलेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो देखिए ये जो है, ये पूरी प्रोसेस जो है हमारी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कहलाती है। और इस प्रोसेस का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं बेटा, जितने भी मेटल्स होते हैं उन सभी को रिफाइन करते हैं। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, दैट इज़ कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? तो देखिए, व्हेन द सरफेस ऑफ द मेटल्स कम इन कांटेक्ट विद एयर मॉइस्चर, then there is a process occur as a result of which the surface of metal gets corroded or destroyed। तो देखिए होता क्या है, मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि जब भी हमारा मेटल जो है एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है बेटा, जो मेटल की सरफेस होती है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें, तो हमारा जो आयरन मेटल है, जब ये एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, क्या करता है, आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, दैट इज वेरियस मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। अब हम लोग जो है डिफरेंट मेथड्स को देखेंगे, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोरोजन को रोक सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट मेथड आपका क्या है, बाय पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीजिंग। जो भी आपका मेटल है उसके सरफेस को पेंट कर दो, उसके ऊपर ऑयलिंग कर दो या ग्रीस लगा दो। सेकेंड मेथड आपका क्या है, दैट इज गैल्वेनाइजेशन मेथड। अब इस प्रोसेस में क्या होता है,
कि एक मोर रिएक्टिव मेटल को हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक लेस रिएक्टिव मेटल के ऊपर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये कॉपर है। अब इस कॉपर के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, जिंक की प्लेटिंग कर दी। हम लोगों ने क्या किया, जिंक की प्लेटिंग कर दी। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन मेथड बोलते हैं। थर्ड आपका क्या आ जाएगा, क्रोम प्लेटिंग। फोर्थ आपका इसी तरीके से एनोडाइजिंग होता है। और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, मेकिंग एलॉयज, उनको एलॉयज बना करके। तो यहाँ से देखिए हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर आपके एलॉयज क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है। तो अगर हम लोग एलॉयज की बात करें बेटा, तो एलॉयज आपके जो हैं ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं आपके 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स के। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एलॉयज जो हैं आपके मेटल्स और नॉन मेटल से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस में हमें क्या मिलता है, एलॉय मिलता है। अब अगर हम लोग एलॉयज के एग्जाम्पल को देखें तो आपका ब्रास होगा जो कॉपर जिंक से मिलके बनता है। इसी तरीके से ब्रॉन्ज हो जाएगा, सोल्डर हो जाएगा, एमेलगम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है खूब शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को जो है इन सभी नोट्स की PDF को डाउनलोड करना है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।